नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बिहार में आरजेडी गठबंधन की जीत की बात हो रही है। एग्जिट पोल के नतीजे आ गए हैं। एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है कि जीत होगी। सबसे बड़ा सवाल है कि जिन मुद्दों पर चुनाव हुआ, मेरे साथ दो खास मेहमान हैं जो सोशल जस्टिस के लेकर जीवन भर संघर्ष करते रहे हैं। अनिल जय हिंद साहब हैं, आप सब इनको जानते हैं, पेशे से डॉक्टर हैं और इन्होंने पूरी जिंदगी दी है लालू प्रसाद यादव जी को, शरद यादव जी को इन्होंने बहुत करीब से देखा है और सोशल जस्टिस की लड़ाई को इन्होंने लगातार आगे बढ़ाया। डॉक्टर सूरज मंडल हैं, बीबी मंडल साहब की लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। मेरे साथ दो खास मेहमान भी जुड़ेंगे, युवा डॉक्टर सोनू भारद्वाज जुड़ेंगे जो लगातार सोशल जस्टिस की लड़ाई को युवा के तौर पे आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर रतन लाल भी हमारे साथ जुड़े, देखिए डॉक्टर सोनू जुड़ गए हैं और उनके पीछे डॉक्टर अंबेडकर की वो तस्वीर भी दिख रही है। तो चार खास मेहमान हैं। सर क्या लग रहा है, अनिल जय हिंद साहब से शुरू करते हैं। अनिल जय हिंद साहब, बिहार के लोगों ने जो वोटिंग की है, मैं तो 1 महीना से हूं, मैं अपना ओपिनियन दूंगा, आप लोगों को क्या लग रहा है, क्या फैक्टर था और क्यों इतना ज्यादा लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को लेकर क्रेज था? और ये जीत जो है उसको, अगर ये जीत मिलती है जिसकी पूरी उम्मीद है, तो इसको आप लोग कैसे देख रहे हैं? क्या सोशल जस्टिस की बात अब फिर से बड़े फलक पे आ रही है? देखिए ऐसा है शंभू जी, 1990 में जब मंडल आयोग की रिपोर्टें लागू की थी तो एक अभूतपूर्व जागरूकता आई थी अन्य पिछड़ा वर्ग में, दलित में, आदिवासी में, अकलियत के लोगों में। और उसके परिणाम से एक ऐसा 1990 से लेकर के 2005 तक एक ऐसा माहौल रहा बिहार में जिसको आप कह सकते हैं एक सामाजिक न्याय का स्वर्ण युग था वो, जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग, दलित लोग जो हमेशा दबाए और कुचले जाते थे, वो सीना तान करके चलना शुरू हो गए। वो उन्होंने दबने से मना कर दिया कि अब हम दबेंगे नहीं। लेकिन जो मनुवादी मीडिया होता है, और मनुवादी मीडिया और जो पूंजीपतियों का जो मीडिया है जिनके हाथ में, उन्होंने लगातार उस पीरियड में उनका विरोध किया। और 2005 आते आते तक वो अन्य पिछड़ा वर्ग में, दलित में, कोई ईबीसी के नाम पे, अति पिछड़ा के नाम पे, और प्रोफेसर रतन लाल भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी हाँ, स्वागत है जी। तो वोट डिवाइड करने में कामयाब हो गए 2005 आते आते तक। और नीतीश कुमार जो काफी उस समय फॉलोइंग रखते थे, जनता दल का ही एक हिस्सा होते थे पहले, उसको लेकर के उन्होंने तोड़ करके अलग करके एक गठजोड़ से बनाया और अन्य पिछड़ा वर्ग और दलितों के बीच में एक खाई, एक विद्वेष पैदा करने की कोशिश की और काफी हद तक उसमें वो कामयाब रहे। उसके बाद लगातार जो आपके पैनल में भी हैं और इंक्लूडिंग नेशनल दस्तक, लगातार पिछले 10 साल से 15 साल से काम कर रहे हैं कि सर जय भीम। जय भीम। हाँ, कुटिया में। अच्छा, जय हिंद साहब, 1 मिनट रोक रहा हूँ। पिछले डिबेट में जब मैंने प्रोफेसर रतनलाल जी को कहा कि मैं पहली बार बिहार में जाति टूटते हुए देख रहा हूँ और एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग जाति को तोड़कर और सिर्फ चाह रहे हैं कि किसी तरह बीजेपी ना आए। वहां रोजगार से भी बड़ा मुद्दा था कि जो बीजेपी शासित राज्यों में जो हो रहा है, निजीकरण हो रहा है, किसी तरह बीजेपी ना आए। और लोगों ने तो रतनलाल सर ने कहा था कि शायद ये सिंप्लीफिकेशन है, ऐसी कुछ बात, इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है। जबकि अब बहुत सारे एग्जिट पोल जो हैं, उस पर भी बात करूंगा, बहुत सारे एग्जिट पोल 190 सीटें दे रहे हैं गठबंधन को। खैर आगे बढ़ाइए सवाल मेरा। मैं उसी बात को आगे बढ़ाता हूँ। जय हिंद साहब से मेरा सवाल था, रतनलाल जी जो है, इसकी लड़ाई जो हम लोग सोशल मीडिया के जरिए शुरू किए थे कैंपेन, क्या अब घर घर पहुंचने लगा है जो पहले अखबार टीवी की वजह से नहीं पहुंच पा रहा था? मैं उसी बात पे आना चाह रहा था कि प्रोफेसर रतनलाल जी अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। जो यहाँ सामने पैनलिस्ट बैठे मेरे सामने, प्रोफेसर सूरज मंडल है, डॉक्टर भारद्वाज है, सोनू जी, ये अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करें। जो पिछले 10-15 साल में इन्होंने लगातार मेहनत की है लोगों को जागरूक, मैं नहीं समझता कि पिछले 10 साल में कोई ऐसा शनिवार इतवार रहा होगा जिसमें रतनलाल जी अपने घर बैठे होंगे। 2 दिन तो ये मतलब घर से बाहर किसी ना किसी शहर में जाते थे और क्या काम करते थे? सामाजिक न्याय की एकता कायम करने की ये बात करते थे जगह जगह जाकर के, कि अन्य पिछड़ा वर्ग में जो आपस में विद्वेष हो वो खत्म हो, एकता हो,
और ये बताते थे लोगों को कैसे कि मनुवादी आपस में हमें बांट करके राज कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि आज कोई कुछ भी कहे कि भाई ये फैक्टर है या वो फैक्टर है या आर्थिक न्याय है, जो मकान बनाया है, जो घर बनाया है, जिसकी बुनियाद डाली है, वो सब सोशल एक्टिविस्ट जो ऐसे प्रोफेसर रतन लाल जी, सूरज जी, डॉक्टर सोनू भारद्वाज जी जैसे और आप जैसे जो चैनल्स हैं, उन्होंने इस मकान की बुनियाद डाली, उन्होंने इसके पिलर खड़े किए, उन्होंने इसके लेंटर डाला, उन्होंने इसमें कंक्रीट डाली, सीमेंट डाला, लोहा डाला, फर्श डाला। और पिछले 1 महीने में, कोई जादू नहीं होता 1 महीने में, पिछले 1 महीने में जो ये आर्थिक न्याय और ये सारी बातें हैं, ये समझ लीजिए कि ये पेंट जैसे होता है ना, घर बन जाता है और उसमें हम रंग रोगन कर देते हैं, सफेदी कर देते हैं, थोड़ा सा घिसाई कर देते हैं, ये उसकी बात है। आज तेजस्वी यादव को जो अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा है, और मेरा भी यही मानना है कि 160 से 190 के बीच में कहीं उनकी सीटें आने वाली हैं, उसके पीछे अगर एकमात्र कारण है, आरजेडी ने भी अपनी मेहनत की होगी, लेकिन मैं समझता हूं जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो निस्वार्थ रूप से एक एक शहर में गए, छोटे छोटे संगठन बनाए, 500 लोगों की, 200 लोगों की, जगह जगह मीटिंगें की और सतत प्रयास किए, एक जुनून की तरह, एक मिशन की तरह। ये जो हम बिहार में एक परिणाम देख रहे हैं, वो उसी सोशल एक्टिविस्ट की मेहनत का नतीजा है। उनका नाम नहीं आएगा, वो सब बुनियाद के पत्थर हैं, वो दिखेंगे नहीं आपको बहुत ज्यादा मीडिया में या इधर उधर। मीडिया में तो आपको तेजस्वी यादव दिखेंगे या और कुछ लोग दिख सकते हैं, लेकिन बुनियाद में वही लोग हैं जो सामाजिक न्याय के लिए पिछले 10 साल से बिना हिम्मत हारे अपने सारे स्वार्थ छोड़ करके लगे रहे। सूरज मंडल जी, आप इस पूरे जीत की जो प्रिडिक्शन है, मैं तो पहले डिबेट में आप लोगों को कहा था कि एक क्लीन स्वीप है, एक मैंडेट ट्रेंड है, क्योंकि मैं करीब करीब लगभग इलाके में सीमांचल गया हूं, मिथिलांचल गया, उसके बाद गया के तरफ गया और सेंट्रल बिहार में भी रहा। तो मैंने पिछले डिबेट में ही कहा था कि क्लीन स्वीप की तरफ चीजें बढ़ रही है। सूरज मंडल जी, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे ट्रेंड को जो एग्जिट पोल आ रहे हैं? देखिए, एग्जिट पोल जो अभी आ रहा है उसको तो वी हैव टू कीप आवर फिंगर्स क्रॉस जब तक वो एग्जैक्ट पोल का नतीजा नहीं है। लेकिन ये जो ट्रेंड बता रहा है, जो एक दिलचस्प बात है कि 2015 में यही गोदी मीडिया ने प्रेडिक्ट किया था कि एनडीए बहुत अभूतपूर्व सफलता प्राप्त कर रही है, और बाद में पता चला कि नहीं, उनके जो बनाए हुए मिठाई थे भारतीय जनता पार्टी के जो दफ्तर में थे वहीं रह गए, बीच में रोकना पड़ा मिठाइयों को बनाने, उनका जो आतिशबाजी है। तो मैं ये समझ रहा हूं कि इसको हम लोग को थोड़ा सा इसको सतर्क होके देखना होगा। सतर्क मैं शंभू जी इसलिए कह रहा हूं कि ये जो 2006 की बात कहे डॉक्टर अनिल जैन साहब ने कहा, उसके बाद एक बड़ा मोड़ आया है, और वो मोड़ ईवीएम को लेके आया है। प्रत्येक चुनाव में, मैं पिछले 2019 के चुनाव का आंकलन भी देखा हूं, और मैं उस चुनाव में डॉक्टर अनिल जैन और डॉक्टर रतन लाल तो हमारे गृह क्षेत्र मधेपुरा में शरद यादव के चुनाव प्रचार में भी थे, और वो स्वयं प्रचार में थे और देख चुके थे कितना अभूतपूर्व उनको एक तरह से मिल रहा था सपोर्ट। लेकिन नतीजा जो था वो बिल्कुल विपरीत आया, और उस नतीजे की बात मैं अभी विस्तार से नहीं करूंगा। लेकिन चलिए हम मान के चलते हैं कि जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं वो वैसे ही होंगे जो एग्जैक्ट पोल के नतीजे होंगे। तब हमें यह देखना है, जो बात आप उस दिन कह रहे थे, जिसको हम लोग थोड़ा सा विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट ले रहे थे, जो आपने कहा, उस चीज को, चूंकि आप जमीन पर थे, आप गांव-गांव जा रहे थे, हम तो गांव-गांव नहीं गए, हम तो फोन पर और दूसरे माध्यमों से संपर्क में थे, और खास तौर से अपने इलाके में। लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूं कि एक बड़ा मोड़ आया है, जो डॉक्टर अनिल जैन ने अभी कहा, कि जो बहुजन एंटिटी है, जिसमें दलित, पिछड़े और जो अल्पसंख्यक है, वो एक साथ खड़े होकर दिखाई दे रहे हैं, वो दिख रहा है इस बार। मैं बड़ी आश्चर्य में था कि सोशल मीडिया में भी जो हमारे अदर बैकवर्ड्स, नॉन यादव बैकवर्ड्स हैं या अति पिछड़े जो हैं, उनके जो पोस्ट्स आ रहे थे वो तेजस्वी जी के सपोर्ट में आ रहे थे। ये बात छोटी बात नहीं थी, क्योंकि जो उनके यहाँ तेजस्वी जी के यहाँ डिस्कशंस होता था, जिसमें 1-2 बार मैं सुन चुका हूँ, कि उनको ये बताया जा रहा था कि आपको अति पिछड़े वोट नहीं करेंगे,
लेकिन अगर ये कामयाबी मिल रही है तो ये इसलिए मिल रही है क्योंकि एक बहुजन तबका जो है, जिसमें दलित, पिछड़े, अति पिछड़े और अल्पसंख्यक इकट्ठे होकर, चूंकि बिहार में आदिवासियों की उतनी भूमिका नहीं है तो मैं वो नाम अभी नहीं ले रहा हूं, लेकिन हमारे बहुजन कंसेप्ट में निश्चित तौर से आदिवासी भी प्रमुख स्थान रखते हैं। तो इस वजह से ऐसा ही नतीजा आ रहा है और मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसा ही नतीजा आएगा। लेकिन इसके साथ साथ हमें यह देखना होगा कि उस नतीजे का क्या व्याख्या की जाएगी, उसको किस तरह से, जिस तरह से अभी गोदी मीडिया में कहा जाने लगा, उस पर मैं समझता हूँ डॉक्टर रतनलाल जी अधिक बेहतर रोशनी डालेंगे। वो बता रहे हैं गोदी मीडिया वाले कि लालू जी को छोड़ दिया है, लालू माइनस करके ये चल रहे हैं, लालू जी के पर्सनालिटी संघर्ष को छोड़ के। और लालू जी को छोड़ने का मतलब है कि सामाजिक न्याय को आप छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या यह सफलता उस कीमत पर मिल रही है? क्या इतना जो सवर्ण तबका है वो उलट कर तेजस्वी जी के पीछे आ गया है? ये सब बातों को मैं समझता हूं बहुत गंभीरता से हमें सोचना होगा। ये जो नैरेटिव बताया जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि एक नया बिहार, MY समीकरण कहा गया कि ये मुस्लिम यादव न होकर इसमें यूथ एंड जो महिलाएं हैं उनको हम ले रहे हैं। महिलाओं ने बड़ी संख्या में वोट किया। महिलाओं में आप जान लें कि अल्पसंख्यक महिलाएं जो हैं, पिछड़े वर्ग की, और जो दलित महिलाएं हैं, क्या वो अपने परिवार से अलग हटकर वोट देते हैं? थोड़ा बहुत चेंज होता होगा लेकिन अधिक नहीं होता। तो इस बात को मैं फिर से आपके चैनल के माध्यम से दोहराना चाहता हूं कि अगर नतीजे वैसे ही आएंगे जैसा एग्जिट पोल में बताया जा रहा है, तेजस्वी जी को पहले से मैं तब बधाई दे दूं और यह भी उनको बता दूं कि यह जो जीत है, यह जो संघर्ष था, वो बहुजन संघर्ष था, सामाजिक न्याय का संघर्ष था। और इस संघर्ष के बलबूते वो आगे जो बढ़ेंगे तो निश्चित तौर से ईवीएम के तिलस्म को भी तोड़ पाएंगे, नहीं तो ईवीएम और जनेऊ दोनों अपने जाल में उन्हें एक तरह से ऐसे बांध देगा कि वो कहीं के नहीं रहेंगे। ये मैं थोड़ा सा कॉशन दे रहा हूँ। आगे मैं समझता हूँ इस पर बेहतर रोशनी डॉक्टर रतनलाल जी बोलेंगे। उम्मीद है। अमूमन टेलीविजन चैनल ओपिनियन पोल हवा बनाने के लिए करता है, एग्जिट पोल गलत नहीं करता है, क्योंकि उसे पता है कि वो सत्ता में आने वाले हैं और उनके खिलाफ नहीं जा सकते हैं। इस पूरे नतीजे वोटिंग पैटर्न को आप कैसे देख रहे हैं? SC ST OBC माइनॉरिटी ने, मेरी नजर में, मैंने करीब करीब जितने सवर्णों से बात किया उतने ही गैर सवर्णों से बात किया। मैंने गैर यादव, गैर मुसलमानों से ही बात किया, कुशवाहा, दलित, वो किसी कीमत पर इस बार जो OBC की जातियां थी वो बीजेपी के साथ नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि उनको जो अवेयरनेस कैंपेन चला है। आप इस पूरे वोटिंग पैटर्न को कैसे देख रहे हैं? कोई उम्मीद जग रही है कि जो सोशल जस्टिस की लड़ाई अखबार और मीडिया की वजह से पीछे छूट रही थी, लोग नहीं लड़ पा रहे थे, सोशल मीडिया ने उसको हवा दी है और तमाम एक्टिविस्टों के आंदोलन का ही नतीजा है? मुझे नहीं, सबसे पहले थोड़ा सवाल पीछे ले चलते हैं कि लालू जी 15 साल बिहार के नेता रहे, बड़े नेता रहे, 20 साल, 20 केंद्र में भी रहे। मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल क्लियर आ रही है। बिल्कुल। तो 20 साल जो नेता रहे, अनडिस्प्यूटेड लीडर रहे, तो कैसे रहे लीडर? वो कैसे रहे लीडर? वो किसी एक जाति के बल पे रहे कि सबके बल पे रहे? पहले बात समझिए आप। उनको दलितों ने भी वोट दिया, पिछड़ों ने भी वोट दिया, यादवों में दिया, मुसलमानों में भी दिया, सब लोगों ने दिया, और कुछ अपर कास्ट ने भी दिया। मैं नाम लेकर बता सकता हूं कौन कौन विधायक और कौन कौन नेता थे उनके। तो लालू जी अगर अनडिस्प्यूटेड लीडर रहे तो वो रहे सबके लीडर थे, सब लोगों ने उनको वोट दिया था। गाय चराने वालों, मूसा बीनने वालों, ये करने वालों, कपड़ा धोने वालों, हेलीकॉप्टर उतर रहा था तो उन लोगों ने वोट नहीं दिया था। आप अगर समझ रहे हैं कि इस समय कोई नई बात हो रही है तो मेरी उससे थोड़ी असहमति है। लालू प्रसाद यादव के नाम पे तो बीजेपी और जेडीयू ही वोट मांगती है, समझ गए? तो जो अभी जो विरासत चल रही है, जो राजनीतिक विरासत आ रही है,
तो उस समय लालू जी का करिश्मा है अभी बरकरार। और अति पिछड़े और देखिए 20 साल में लोगों की आकांक्षाएं बढ़ी हैं, अति पिछड़ों में, दलितों में, सब में बढ़ी हैं आकांक्षाएं। अगर सबको आप उचित प्रतिनिधित्व नहीं देंगे, सम्मान नहीं देंगे, लालू जी के जमाने में याद कीजिए, नेताओं का नाम बताऊं तो मंगली लाल मंडल, रमई राम, तो फलना चौधरी, दसाई चौधरी, तो ये सब दलित पिछड़ों के बड़े हाँ जी, पूर्वे साहब बड़े बड़े नेता थे, दलित पिछड़ों के नेता थे, जिनका नाम सब पूरे बिहार में जानता था। तो लालू जी के गैलेक्सी में, पूरे टीम में बड़े बड़े दलित पिछड़े नेता थे, मुसलमानों के नेता थे। तो ये कोई ये कह दे कि भाई नहीं इस समय हो रहा है यूनिटी, तो मैं समझता हूं कि गलत है। यूनिटी उस समय भी थी, बीच में लोग भटके हैं। अब यूनिटी इसलिए आ रही है कि 5 साल 7 साल आरएसएस, बीजेपी और जेडीयू ने मिलकर पूरा सामाजिक न्याय और गठबंधन पूरा नेस्तनाबूद किया है, प्राइवेटाइजेशन किया है, लूट मचा दी है, दलित पिछड़ों को मारा है। तो अब 5 साल से जो सोशल एक्टिविस्ट, सोशल मीडिया जो बात उठा रही है, उससे गांव-गांव लोग बात जा रही है। तो मुझे लगता है वो सब मिलजुल के जो है वो फिर लालू जी के खेमे में वो बात आ रही है, और मेरी भी बात बिहार में हो रही है। कोई भी ये न समझ ले कि सिर्फ एक समुदाय के कहने से, एक समुदाय का वोट देने से सरकार बन जाए, तो गलतफहमी न पाल ले कोई, चाहे 2 समुदाय के या 4 समुदाय के। जब तक सब लोग, देखिए नीतीश जी का तो जाति का वोट कितना है, 3% है बिहार में, 4% है। 15 साल सीएम रह गए, कैसे रह गए? उन्होंने सामंजस्य बनाया था। तो इस समय मान लिया कि अभी अगर ये हम मान भी लें कि तेजस्वी जी की सरकार आ रही है, तो ये नहीं मान ले कि ए टू जेड में पहले आप डिसाइड करिए किसका कितना वोट है, दलित या कितना वोट है, पिछड़ों या कितना वोट है, अति पिछड़ों या कितना वोट है, ब्राह्मण या कितना वोट है, बूथवाइज निकालिए और उसके हिसाब से आप रिप्रेजेंटेशन की बात करिए। तो ये नहीं ना कि भाई ऐसा है, जोरन समझते हैं, जोरन, शंभू जी मेरी बात सुन रहे हैं आप? जी आप ही को सुन रहा हूँ। जोरन समझते हैं? हाँ, दही जमाने के लिए किया जाता है। हाँ, तो गाय पाला कोई और, चारा लाया कोई और, दूध दुहा कोई और, दूध को गर्म किया कोई और ठंडा किया कोई और उसमें जोरन डाल के कोई बोले कि नहीं सब हमारा ही है, तो ये 2020 है। जोरन डालने से आप बोल दीजिए कि पूरा दही हमारा है, तो आपको तय करना होगा कि आपको जो जितने लोगों ने वोट दिया था, तो कौन लोग वोट थे, उसका रिप्रेजेंटेशन कहाँ पे है। लालू जी ने तो किया था पूरा, कह के किया था। रघुवंश बाबू उस समय बड़े राजपूतों के नेता नहीं थे, शिवानंद तिवारी नहीं थे कि नहीं थे? जगदानंद बाबू हैं, जगदानंद सिंह हैं, और वो झा साहब, क्या नाम था, रघुनंदन, जिनका डेथ हो गया, रघुनाथ झा, तो उस समय नहीं थे। मंगनी लाल मंडल नहीं थे, रमई राम नहीं थे। उस समय सारे लोगों ने मिलके ही लालू यादव बनाया था। लालू यादव अकेले आके एक दिन में नहीं बन गए थे। तो उस समय भी ये जो नैरेटिव तैयार किया जा रहा है कि लालू जी को माइनस कर दो, लालू जी को माइनस करके आपको हम स्वीकार कर रहे थे, कौन लोग ये बात कह रहे हैं? वही लोग कह रहे हैं जो अंडा फूटते हुए निकलते थे और लालू यादव को ललुआ कहते थे। अरे लालू यादव हम लोग के नेता थे। वो लोग कह रहे हैं जो लालू यादव को जेल भिजवाने में सबसे आगे थे, वही लोग कह रहे हैं आज तेजस्वी को ये बात कि लालू यादव, मैं मीडिया में रहा हूं, मैं कई डिबेट में रहा हूं, नहीं ऐसे लोगों को मैंने कहते सुना कि लालू यादव को माइनस करके तेजस्वी मुझे स्वीकार है। क्या कहना चाह रहे हो तुम? मनुवाद को छोड़ के ब्राह्मण मुझे स्वीकार है, ये ब्राह्मणों को स्वीकार है? ये सवाल क्यों नहीं उठता है? ये वही लोग कह रहे हैं कि जो कह रहे हैं कि नहीं लालू यादव को छोड़ के तेजस्वी यादव को स्वीकार है। इसका मतलब वही लोग जो लालू यादव को गाली दे रहे थे, जो चारा चोर कह रहे थे, जो ललुआ कह रहे थे, जो जंगल राज का जनक कह रहे थे, वही लोग हैं जो आजकल ये टीवी में ये कह रहे हैं कि नहीं माइनस लालू यादव, तेजस्वी इज गुड, ऑल राइट।
ये तो तेजस्वी यादव को तय करना पड़ेगा कि उनको जो वोट आ रही है माइनस लालू यादव क्या वोट आएगी। तो ये पूरा पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है कि लालू यादव के पूरे राज को एक राइट में एक लाइन में जंगल राज कह देना। तो उसके पहले कौन राज था, उसके बाद कौन राज था, इसे बहस करा लो। जिसके बुद्धिजीवी, जिस पार्टी के बुद्धिजीवी हैं, हम लोग बैठते हैं। तो ये चूंकि आरजेडी भी उसको काउंटर नहीं कर रही है, तो इनका मन बढ़ रहा है। नरेंद्र मोदी, उनके शासनकाल में 2002 में वहां पे हत्याएं हुई, स्टेट स्पॉन्सर्ड। अरे मैं नहीं कह रहा हूं, प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने कहा था कि राजधर्म का पालन नहीं हुआ है। लालू यादव के बारे में तो ये नहीं बोला था किसी प्राइम मिनिस्टर ने कि राजधर्म का पालन नहीं हुआ है। तो जंगल राज गुजरात में था कि बिहार में था? ये सवाल नहीं उठाएंगे, ये बात नहीं करेंगे। तो खाली ना मुर्गी को छोड़ दीजिए, मुर्गी का अंडा ठीक है, ये नहीं चलेगा। लालू यादव, सुन लीजिए, हमको 50 उनसे हो सकता है कि बहुत सारे इश्यूज पे प्रॉब्लम हो, लेकिन लालू यादव को माइनस करके न तो राजनीति हुई थी, न हुई है, न होगी। क्योंकि वो एक सिंबल है, डेमोक्रेसी में सब कुछ सिंबल होता है। हिंदू हिंदू कह के राम मंदिर बना के सारे हिंदू को वहां पे पेट भर गया क्या? तो लालू यादव एक सिंबल है। लालू यादव को माइनस करके जो भी राजनीति करना चाहेगा, चाहे जो भी हो, मैं कह रहा हूं, उसको एक चुनाव भले जीत ले, किसी भी लीला में जीत ले, लेकिन आने वाले समय में उनको ये परेशानी उठानी पड़ेगी। क्योंकि हमने देखा है गांव में हेलीकॉप्टर उतार के बाल काटना, चूहा बीनने वालों, मकई चढ़ाने वालों, मकई बीनने वालों, ये तसला बीनने वालों, बांस का तसला, वो एक सिंबोलिज्म है एम्पावरमेंट का, वो क्रांति नहीं है, एक सिंबोलिज्म है। उसके पहले एक डंडा में दलितों की, बस एक लौंडा आता था, अंडा फोड़ के निकलता था, लौंडा डंडा लेके आता था, गांव के गांव बस्तियां सलाह हाँक देता था, पूरी गांव के गांव दलितों की, हॉस्टल में जाकर मर्डर कर देता था। हमने देखा है कि नहीं, मुजफ्फरपुर, पटना, चाहे जहां भी। तो 90 के पहले कौन सा मंगल राज था? लेकिन वो बात करने में इसलिए डरते थे कि उस समय कांग्रेस का राज था। मैं कांग्रेस पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कौन सी सामाजिक शक्तियां थी ये इस देश में 90 के पहले और 47 के पहले 2500 साल पहले तक जंगल राज था। वो था शूद्रों के लिए, अछूतों के लिए, महिलाओं के लिए, आदिवासियों के लिए, जिसको मार मार कर जो है दरबे में बंद किया गया था। तो लालू यादव पूरे शासन काल को खाली जंगल राज करना, उसके पहले क्या हो रहा था? मान लिया कांग्रेस का ही रिजीम था, तो उसमें सामाजिक शक्तियां कौन थी? कौन जात के लोग थे? वही जात के लोग आज बीजेपी के साथ है, वही जात के लोग आज जेडीयू के साथ है। तो इससे बहस करने में क्यों डर रहे हैं आप? क्यों आरजेडी भी क्यों डर रही है? वही ब्राह्मण थे, वही ठाकुर थे, वही भूमियार थे। कर्पूरी ठाकुर का भाषण उठा के देख लीजिए, सहरसा में जो हत्याएं हुई थी 70-72 में, इस पर चर्चा नहीं होगी? कौन लोग चर्चा कर रहे थे? आज नीतीश कुमार के रिजीम में मुजफ्फरपुर में नाबालिग बच्चियों का रेप हो रहा है, कौन लोग करने वाले लोग हैं? वही लोग करने वाले लोग हैं जो सहरसा में 70 के दशक में दलित महिलाओं का रेप करने वाले लोग थे, उन्हीं के वंशज हैं। इस पर चर्चा नहीं होगी। चलिए ठीक है सर, मैं आपको थोड़ा रोकूंगा। डॉक्टर सोनू है मेरे साथ। डॉक्टर सोनू, क्या लग रहा है आपको कि राजनीति कैसे आगे बढ़ेगी? तेजस्वी यादव हेमंत सोरेन मॉडल लेंगे क्या? सोशल जस्टिस को लेकर उनकी समझ जो है वो उस परिवार से भी पुख्ता होगी, और आगे क्या लगता है, क्या एजेंडा हो सकता है उनका? चलिए उनसे जब तक जुड़ते हैं, उनकी आवाज नहीं आ रही है। जानी जैन साहब, क्या लगता है, क्या एजेंडा होगा उनका? देखिए, एजेंडा के बारे में अभी तो बहुत ज्यादा साफ साफ नहीं कहा जा सकता, लेकिन पिछले 5 साल में
ये जरूर हम कह सकते हैं कि आरजेडी जो थी वो सामाजिक न्याय के झंडे को लेकर के लगातार आगे चल रही थी, और उत्तर भारत की जो तमाम पार्टियां हैं उसके मुकाबले में उन 21 थी। सामाजिक न्याय का एजेंडा आरजेडी ने छोड़ा नहीं। जब 13 पॉइंट रोस्टर की बात आई थी तो जो सबसे ज्यादा ताकत से कोई अगर पार्टी लड़ रही थी और जिसमें ये तमाम संविधान बचाओ संघर्ष समिति के जो हमारे लोग हैं उन्होंने भारत बंद का कॉल दिया और एक सभा भी बुलाई, तो तेजस्वी यादव ने आकर के उसका बढ़ चढ़ करके समर्थन तब भी किया था। जब आनन फानन में सवर्ण आरक्षण हुआ तो तब भी अगर कोई एक पार्टी खुल करके सामने आई थी तो वो राजद थी। तो हमें लगता है कि आर्थिक न्याय बेशक हो, उसमें कोई किसी को असहमति नहीं है, होना चाहिए, लेकिन सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय होना चाहिए। सामाजिक न्याय की बुनियाद पे ही आर्थिक न्याय हो सकता है, बिना सामाजिक न्याय के आर्थिक न्याय भी नहीं हो सकता। डॉक्टर जैन साहब, वो डॉक्टर सोनू जुड़ गए हैं, शायद उनको भी कहीं जाने, एक सवाल ले लेते हैं। डॉक्टर सोनू, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे बदलाव को, और तेजस्वी यादव से क्या उम्मीदें हैं? आप जो युवा हैं, डॉक्टर हैं, आपको क्या लगता है, क्या उम्मीदें हैं लोगों को? कि तेजस्वी यादव ने वादे तो बहुत सारे किए हैं, बस मुझे उम्मीदें हैं कि वादे ज्यादातर पूरा करने का प्रयास करें, और साथ ही साथ जो चुनावी मुद्दा था आर्थिक न्याय का, ये सबसे बड़ा मुद्दा था युवाओं के लिए, क्योंकि आप देख रहे होंगे बीजेपी सरकार में आर्थिक विषमता बहुत ज्यादा बढ़ गई है। एक व्यक्ति इतना ज्यादा गरीब है कि उसके पास खाने भर का नहीं है, और एक व्यक्ति अमीर होता ही जा रहा है, और हर जगह ये लोग निजीकरण करते जाते हैं। निजीकरण भी एक सामाजिक न्याय का हनन है। आप अभी देखेंगे हरियाणा में एमबीबीएस की सरकारी फीस, सरकारी मेडिकल कॉलेज की फीस 36 लाख रुपए हो गई है। जब एमबीबीएस करके आप निकलेंगे तो उसको लोन के रूप में भरेंगे। यही बीजेपी हर जगह ये नीति अपना रही है। तो बीजेपी को टक्कर देने के लिए जिस तरह से आर्थिक विषमता समाज में फैली है, आर्थिक न्याय की इस समय मांग थी समय, तो आर्थिक न्याय लाया। लेकिन आर्थिक न्याय में ही तेजस्वी यादव बार बार कह रहे हैं कि सामाजिक न्याय छुपा हुआ है, और हम लोग युवा हैं, हम लोग उनकी बातों से सहमत हैं कि आर्थिक न्याय में वास्तव में सामाजिक न्याय छुपा हुआ है। यदि हमारे लोग जॉब पाएंगे, 50% ही मान लीजिए पाएंगे, हमारे लोगों को जॉब की जरूरत सबसे ज्यादा है, नौकरियों की जरूरत सबसे ज्यादा है, क्योंकि वो लोग अपना परिवार चला सकते हैं। बट हमारे लोग काफी गरीब होते हैं, और ज्यादातर लोग यदि नौकरी मिल जाती है तो कई पीढ़ियां अपना धीरे धीरे करके सुधार लेते हैं। इसलिए आर्थिक न्याय का मुद्दा तो बहुत बड़ा मुद्दा था, लेकिन उसमें सामाजिक न्याय, जैसे मैंने कई बार ट्वीट किया है कि उसमें सामाजिक न्याय छुपा हुआ है। इसको कई तरीके से देखा जाना चाहिए। जैसे इन्होंने शिक्षा की बात की, यदि शिक्षा आप अच्छे से करते हैं, सरकारी शिक्षा उपलब्ध कराते हैं, मेडिकल शिक्षा उपलब्ध कराते हैं, तो उसमें भी सामाजिक न्याय छुपा हुआ है। क्योंकि हमारे बच्चे 36 लाख रुपया सरकारी मेडिकल कॉलेज में देकर के नहीं पढ़ सकते। आईआईटी से जैसे 3 लाख रुपए फीस, आप स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज खोलिए, उसमें कम फीस रखिए, 20,000 रखिए, यह भी एक सामाजिक न्याय में आता है। तो आर्थिक न्याय के साथ साथ मैं सूरज मंडल साहब, आप तेजस्वी यादव ने जिस तरह का टेम्परामेंट दिखाया है, मैंने खुद देखा है। मैं दरभंगा में एक इंटरव्यू उन्होंने मुझे देने के लिए कहा था कि मैं आपको 5 मिनट का समय दूंगा, जबकि वो 19-20 रैलियां कर रहे थे। मैंने मना कर दिया क्योंकि हेलीकॉप्टर की पंखी चलने लगी थी। एक सवाल मैंने लिया, उसके बाद पंखी चलने लगी, मैंने कहा मेरी जान खतरे में पड़ जाएगी। मैंने उनको भी कहा कि सर आप रिस्क ले रहे हैं। उन्होंने कहा, मुझे वो इंटरव्यू आप नेशनल दस्तक पर दे, उन्होंने कहा कि नहीं मुझे करना पड़ेगा। वो मंच पर होते थे और पंखियां चल रही है हेलीकॉप्टर की, और वो दौड़ के हेलीकॉप्टर में जाना, एक टेम्परामेंट दिखाया जिसकी एक कमी थी बहुजन नेताओं में। वो लोगों से जाके मिल जाना, हाथ मिला लेना, अपनी सुरक्षा को बहुत तवज्जो न देना। मैंने देखा है जितनी रैलियां हो रही थी उनमें कोई सुरक्षा नहीं था, वो जाके पहले अपने लोगों से मिल रहे थे। तो जो लालू यादव वाला कनेक्शन था वो कर रहे थे, युवा थे, और टेम्परामेंट दिखाया कि नहीं हम आपसे लड़ेंगे। तो इसकी तो क्रेडिट देनी पड़ेगी सूरज मंडल साहब। देखिए, क्रेडिट तो अभी डॉक्टर अनिल जैन ने बहुत बखूबी कहा कि जिस समय देश में सामाजिक न्याय का हनन हो रहा था, जिस समय जो 13 पॉइंट रोस्टर के लिए हम लोग लड़ रहे थे, सवर्ण आरक्षण का विरोध कर रहे थे, तो उस समय अकेले नेता तेजस्वी जी हमारे साथ खड़े हुए। उसके बाद हेमंत सोरेन वगैरह बहुत नेता है, जो छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री हैं, बघेल साहब ने भी अपना समर्थन दिया। लेकिन ये तेजस्वी जी की शुरुआत की गई और उसके बाद डीएमके पार्टी ने फिर उसको अपनाया, उठाया। तो मैं इस बात को मानते हुए आपसे आग्रह कर रहा हूं कि हम क्रेडिट और डिस्क्रेडिट तेजस्वी यादव के संदर्भ में नहीं बात कर रहे हैं। हम इस जो अभी चल रहा है, जो मैनिफेस्टेशन,
कि एक पार्टी जो लालू प्रसाद यादव जी के द्वारा स्थापित है, जिस पार्टी में सामाजिक न्याय को एक तरजीह के तहत और तमाम समय संसद और विधानसभा में उसी मुद्दों पर लड़ा गया है, आज अगर वो मुद्दे उनसे छीन लिए जाए, वो व्यक्तित्व लालू प्रसाद जी के व्यक्तित्व से माइनस कर दिया क्या कह रहे हैं टीवी वाले क्या कह रहे हैं कि ये तेजस्वी यादव लालू यादव अभी या सोशल जस्टिस की लड़ाई खत्म है? नहीं, अब कल जो एग्जिट पोल पर आज तक में चर्चा हो रही थी, तो प्रभु चावला जी थे और भी लोग थे, तो इन लोगों ने एक अपना दिया वहां पर विश्लेषण कि ये MY समीकरण जो है ये जाति और धर्म नहीं है, ये यूथ और महिलाएं हैं, ये तमाम लोग हैं जो सामाजिक संरचना और सामाजिक रूप से जो पिछड़े हैं वो नहीं है, वो सभी हैं जो इनके साथ आज खड़े हैं, जो कांग्रेस पार्टी में टिकट लिए हैं। 70 सीटें कांग्रेस पार्टी को इसलिए दी गई कि वो तबका जुड़े, और इसलिए ये अगर आगे है एग्जिट पोल में और अगर एग्जैक्ट पोल में भी रहेंगे तो इस वजह से रहेंगे। आरजेडी की तरफ से कौन बात करते हैं? मृत्युंजय तिवारी। जी जी जी, अब वो तो नाचने गाने वाले लोग हैं, अब इनको पूरे बहुजन समाज में मिलता नहीं है व्यक्तित्व अपनी राय और अपनी बात कहने के लिए, तो अब तो ये बड़ी चिंता का विषय है। लेकिन एक चीज और शंभू जी मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि एक जो एटीट्यूड की जो बात आपने की, वो आप ध्यान रखिएगा। जब जो डॉक्टर रतन लाल जी भी बोल रहे थे, जब ललित बाबू का मर्डर हुआ जो समस्तीपुर में, और तुरंत उनके भाई को चीफ मिनिस्टर बना दिया गया बिहार में, तो एक पूरा समाज जिसके लिए ललित बाबू जिंदगी भर संघर्ष किए थे, जिसके लिए शायद उनकी जान गई क्योंकि वो प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने वाले थे, तो जब वो समुदाय जो है एक सेकंड में उनको भूल गया, क्या वही हश्र ये चाह रहे हैं कि पूरे के पूरे पिछड़ा वर्ग और सामाजिक न्याय समर्थक लोग लालू प्रसाद जी के लिए वैसे ही ढंग से पेश आए कि आज एक नैरेटिव को लाया जाए कि लालू प्रसाद यादव को माइनस करके ही तेजस्वी जीत पाए हैं? उस चीज को क्या हम बर्दाश्त कर सकते हैं, मान सकते हैं क्या? साहब, आपको तेजस्वी यादव में क्या बदलाव दिख रहा है? क्या उम्मीद कर सकते हैं कि खासकर बहुजन समाज को एक युवा नेता मिला है जो आगे प्रोसीड करेगा, जिस तरह का टेम्परामेंट दिखाई, जिस तरह की ताकत दिखाई है? देखिए, मेरा मानना यह है कि तेजस्वी यादव को अपने जन्म से ही जो संस्कार मिले हैं, जिस माहौल में वो पला है, बड़ा हुआ है, वो सामाजिक न्याय को कभी छोड़ नहीं सकता। और राजद हो या जो भी पार्टी हो जिसमें तेजस्वी यादव है, सामाजिक न्याय उसका दिल है, उसकी आत्मा है, और बिना आत्मा और दिल के कोई चीज चल नहीं सकती। हाँ, आर्थिक न्याय भी जरूरी है, बेरोजगारी है, उसको दूर करना भी जरूरी है, और शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में जो नौकरियों की बात तेजस्वी जी कर रहे हैं, वो अपने आप में एक सामाजिक न्याय है। अगर 4.5 लाख तो उसमें रिक्तियां हैं, टीचर्स नहीं भर्ती किए गए जो जिनकी सैंक्शनड है बिहार में, जो स्वास्थ्य कर्मी है वो नहीं भर्ती किए गए। अगर वो टीचर्स अपने बहाल होंगे, वो स्वास्थ्य कर्मी और वो डॉक्टर, वो नर्सें बहाल होंगे, तो सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में कौन जाता है? जो दलित, पिछड़े, गरीब, यही लोग तो जाते हैं। तो ये नौकरियों सिर्फ रोजगार का इशू नहीं होगा। जब इतने टीचर्स भर्ती होंगे, स्वास्थ्य कर्मी भर्ती होंगे, तो ये सामाजिक न्याय ये भी होगा, क्योंकि इसका फायदा भी दलित और पिछड़ों को और आदिवासियों को और अपने जो अकलियत के पसमानदा लोग हैं उनको होने वाला है। तो मेरा मानना ये है कि आर्थिक न्याय चलना चाहिए, चलेगा तेजस्वी, लेकिन सामाजिक न्याय की आत्मा से वो कभी भी विरक्त नहीं होंगे, वो हो ही नहीं सकते, इस जन्म में तो नहीं हो सकते। क्या प्रोफेसर रतन लाल जी हैं आप जुड़े हुए और आप हट गए हैं? बताइए मुझे, एक आखिरी सवाल है आपके लिए। हुए भाई जुड़े हुए हैं सर। डॉक्टर सोनू शायद चले गए, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा एक सवाल। रतन लाल सर, कैसे देख रहे हैं ये जो बदलाव है, जो तेजस्वी यादव ने जो टेम्परामेंट दिखाया है, जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा चले गए थे, गठबंधन टूट गया था, मीडिया, आप सब लोग जानते हैं मीडिया किसके साथ खड़ी होती है, एक के बाद एक ओपिनियन पोल दिखाया गया, उसके बाद भी तेजस्वी यादव ने जिस तरह से 19-20 रैलियां रोज की, लोगों से जाके कनेक्ट हुए, सिक्योरिटी ब्रीच किया, तो जरूरत थी एक ऐसे नेता की जो लालू यादव के तेवर में ही लोगों से मिले और बात करे, उसी लहजे में, उसी तरह के तेवर में। और आगे क्या एडवाइस करेंगे, किन किन मुद्दों पर उनको फोकस करके काम करना चाहिए?
क्योंकि संविधान के मुद्दे पे फोकस करके काम करना चाहिए, सीधी सी बात है। आप जो है पूरा, हम लोग 6 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं संविधान बचाने की, तो हमको ना रतन लाल के मुद्दे पे काम करना, ना सूरज यादव के मुद्दे पे काम करना है, ना अनिल जैन के। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं